जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि अभी हम लोगों ने इसके बारे में एक और वीडियो किया था। ये है उत्तराखंड की ट्रिपल एससी यूके ट्रिपल एससी की तरफ से असिस्टेंट जो जूनियर असिस्टेंट है उनकी पोस्ट और बहुत सारे अन्य भी पद हैं इसमें रिलीज किए गए हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा। इनके बारे में टोटल हम लोग यहाँ पर आज समझेंगे कि क्या क्या इसमें पोस्ट हैं और ये डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन का वेट आप लोग कर रहे थे वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन भी आ गया है। इनको भी समझेंगे, पूरा एक एक पॉइंट यहाँ पर इस वैकेंसी से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। एक एक सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे कहां पर कितनी अर्हता मांगी गई है, कहां पर कितनी क्वालिफिकेशन है, इसका जो एप्लीकेशन है वो कब से शुरू है और इसके साथ में आपको आवेदन कब तक करना है, एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये देखिए हमारी उत्तराखंड की वेबसाइट, ये उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, इसके माध्यम से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अगर आप बात करें जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से है कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ये। और इसमें जो पोस्ट है वो यहाँ पर एप्लीकेशन है, वेरियस पोस्ट यहाँ पर रिलीज किया गया है। एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट जो है वो 11 तारीख से स्टार्ट हुआ है एप्लीकेशन, और क्लोजिंग डेट इसका 1 नवंबर तक इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। और ये जो है यहाँ पर टोटल वैकेंसी है 751 पदों पर ये जो अध्याचन है वो जारी किया गया है। ये जो एडवर्टीजमेंट है वो 751 पदों पर है। आइए समझते हैं क्या क्या है इसमें और डिटेल्ड नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पर इसे देख भी सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि विज्ञापन प्रकाशन करने की जो तिथि थी वो 4 अक्टूबर को विज्ञापन आया था, जिसके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी देखी हैं। 4 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। इसके बाद में ये जो सारी चीजें हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 11 तारीख जो है वो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि थी, जिसके बारे में ये जो ऑनलाइन आवेदन है वो शुरू हो चुका है। इसका जो लास्ट डेट है अगर आप यहाँ पर देखें तो लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन्ड है 1 नवंबर तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा समय भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर आपने आवेदन नहीं किया है और आप उत्तराखंड में सरकारी नौकरी चाहते हैं ना, तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप इसमें आवेदन करें। उसके बाद में आप इसकी तैयारी करें, जिसकी तैयारी आपको शिक्षा टाउन पर भी कराएंगे हम लोग। सब्जेक्ट वाइज इसकी तैयारी हम लोग जैसे अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे ना, उसमें हम लोग पूरा कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे कि किस प्रकार से तैयारी हमारी होने वाली है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन और संशोधन की यहाँ पर कुछ तिथियां दी गई हैं। उसके साथ में यहाँ पर आपको लिखित परीक्षा की डेट भी दे दी गई है। लिखित परीक्षा 19 जनवरी को होनी है। तो आपके पास एक पर्याप्त मौका है, 2-3 महीने हैं आपके पास, और इस एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें, आपकी सारी तैयारी जो है वो इतने समय में हो सकती है, पॉसिबल है इस चीज को। ठीक है, पहली चीज पॉसिबल है ये, है ना। पहला पॉइंट तो यही है कि भाई ये तैयारी की जा सकती है। और इससे रिलेटेड और भी चीजें यहां पर देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि यहाँ पर जो पद हैं वो उनके बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि 751 पद थे, है ना। पदों का जो विवरण है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से पद हैं। यहाँ पर देखिए पद नाम जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर, पहला जो पद है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर है। यहाँ पर 3 पोस्ट है, कुल पद जो है वो यहाँ पर 3 है ना। कुल पद यहाँ पर 3 रिलीज किए गए हैं। इसमें देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर आरक्षण की श्रेणी है, उसके आधार पर पद दिए गए हैं। टोटल योग 3 इनमें दिया गया है। ठीक है, टोटल योग यहाँ पर 3 दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें जो वेतनमान है, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर में आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको वेतन जो मिलता है वो यहां पर दिया गया है 19,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए तक आपको वेतन मिलेगा। ये यहां पर एकदम श्योर स्टार्ट मेंशन्ड है। लेवल 7 का ये वेतन स्केल आपका रहने वाला है, लेवल 7, जो कि इस दायरे में आता है। इसमें अगर उम्र पूछे, बहुत सारे लोगों को एज में डाउट हो रहा था, तो 18 से लेकर के 42 साल इसकी उम्र है। 18 से लेकर के 42 साल इसकी उम्र है। पद का जो स्वरूप है वो क्या है, पद का जो स्वरूप है वो अस्थाई है, अंशदायी पेंशन युक्त ये पद है। यहां पर आपको पेंशन भी मिलेगी लेकिन अंशदायी पेंशन यहां पर मिलेगी, और अराजपात्रित ये पद है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे बढ़े तो शैक्षणिक जो अहर्ता है वो क्या है। शैक्षणिक अहर्ता यहां पर है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट या फिर उसके समकक्ष, समकक्ष वाला पॉइंट यहां पर दिया गया है। इंटरमीडिएट हो या फिर आप उसके समकक्ष हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर टंकण भी, आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। यहां पर 4,000 की डिप्रेशन का एक यहां पर क्राइटेरिया दिया गया है जिसको आपको मीट करना होगा। और आपको जो है एमएस ऑफिस का भी ज्ञान होना चाहिए, ये भी अपेक्षित क्वालिफिकेशन में से एक है। एमएस ऑफिस भी आना चाहिए। और टंकण में 4,000 जो डिप्रेशन है, की डिप्रेशन 4,000 के आसपास में प्रति घंटा आपके पास में, तो मतलब एक अच्छे लेवल की नहीं है, बहुत ज्यादा ये बेसिक लेवल की ही टाइपिंग है। अगर आप नॉर्मल टाइपिंग प्रैक्टिस करेंगे तो 4,000 तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अधिमान्य रहता जो और कुछ जो बहुत ज्यादा अपेक्षित है वो क्या है, यहाँ पर प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि तक सेवा अगर आपने की है तो आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। उसके अलावा जो एनसीसी है उसमें आपके पास में अगर बी और सी जो सर्टिफिकेशन है तो उसमें आपको थोड़ी सी वरीयता यहाँ पर दे दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा पोस्ट है वो कहलाता है कंप्यूटर सहायक, स्वागतकर्ता भी, सह स्वागतकर्ता, ये पूरा पोस्ट का नाम है। यहाँ पर भी 3 पोस्ट है। इनकी अर्हता अगर देखें तो यहाँ पर वेतनमान जो है वो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक है और ये लेवल 4 का है। वो लेवल 5 का था, ये लेवल 4 का है। और यहाँ पर जो उम्र है वो भी सेम है, 18 से लेकर 42 साल। अगर आप इसके बीच में आ रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। पद का स्वरूप वही पद है, अंशदायी पेंशन युक्त ये पद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो इंटरमीडिएट की अर्हता के साथ में कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का ज्ञान अगर आपको है, कंप्यूटर में वही एमएस ऑफिस का ज्ञान, और 4000 वही की डिप्रेशन, जैसा कि वहां पर था, जैसा कि ऊपर था वैसा ही यहां पर भी रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अधिमानी में वही है, भूतपूर्व सैनिक हो या फिर आपको किसी भी विशेष प्रकार से एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो आपको यहां पर थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आएगा जो नंबर, ये है हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर जो पदों की संख्या है वो ज्यादा है, यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो ज्यादा है। कनिष्ठ सहायक का ये पद है और कनिष्ठ सहायक के तहत में यहाँ पर टोटल में 162 पद के लिए ये आवेदन निकाला गया है, जिसमें आरक्षण के आधार पर अगर देखें तो इस प्रकार से ये विभाजन है। आप इसे देख सकते हैं, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पद का कोड इसका 671/220 ये इसका कनिष्ठ सहायक की ये पोस्ट है। और सिंचाई विभाग का ये खंड है, ये क्या है, ये सिंचाई विभाग के अंडर में जो कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है उसमें 162 टोटल में पद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पद का नाम है कनिष्ठ सहायक, जो मंडलीय सचिव विभाग सिंचाई विभाग से संबंधित है, वहां पर भी थोड़ा सा बंटवारा, टोटल मिलाकर ये 162 पद हैं, ठीक है। अगर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी सैलरी की बात करें तो ये लेवल 3 की यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। सिंचाई विभाग से संबंधित लेवल 3 की सैलरी है। और यहाँ पर जो एज ली जा रही है वो 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष, 21 वर्ष से लेकर के 42 वर्ष यहाँ पर सैलरी ली जा रही है, ये भी आपको याद रखना है। इंटरमीडिएट यहाँ भी मांगा गया है, यहाँ पर इंटरमीडिएट या फिर उसी के समकक्ष है ना, 10+2 या उसी के समकक्ष। और यहाँ पर जो टाइपिंग है ना वो 25 शब्द, 25 वर्ड पर मिनट यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर जो टंकन है ना उसमें इंप्रेशन नहीं, यहाँ पर एग्जैक्टली वर्ड दे दिया गया है, 25 वर्ड पर मिनट आपको कम से कम टाइप करने होंगे, ठीक है। अंग्रेजी टंकन की व्यवस्था है। और कंप्यूटर संचालन का अगर आपको ज्ञान है, अंग्रेजी टाइपिंग आपको आनी चाहिए और कंप्यूटर का संचालन अगर आप कर पाते हैं तो आप इसमें आसानी से अप्लाई कर पाएंगे, तो आपको प्रेफर भी किया जाएगा। उसके बाद में वही एनसीसी का बी प्रमाण पत्र या फिर सी प्रमाण पत्र है तो भी आपको प्रेफरेंस यहां पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये अर्हताएं जो है वो आपको चाहिए ही चाहिए होती हैं। और अधिमानी अर्हताएं जो है ये आपको प्रेफरेंस दिलाती हैं उस पोस्ट में। अगर मान लो 2 लोग ऐसे हैं जो कि एक ही नंबर पर पहुंच गए हैं ना, और तो उसमें प्रेफरेंस इनको, ये जो अधिमानी अर्हताएं वाले हैं उनको दी जाएगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर आता है कनिष्ठ सहायक। यहाँ पर जो कनिष्ठ सहायक है ये 42 पद हैं और ये जो है वो राजकीय पॉलिटेक्निक में संस्थाओं से संबंधित है, ठीक है। तो कनिष्ठ सहायक जो है वो बहुत सारे विभागों में अलग अलग उनका विभाजन किया गया है। ये जो राजकीय पॉलिटेक्निक से संबंधित है, संस्थाओं से संबंधित है, वो यहाँ पर उनके पदों की संख्या जो है वो यहाँ पर 42 दी गई है ना, 42 दी गई है। इसमें कुछ जो है वो पॉलिटेक्निक वाले हैं, कुछ जो है वो निदेशालय वाले हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर जो है ये आपके हैं राजकीय पॉलिटेक्निक वाले और कुछ यहाँ पर निदेशालय वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। कुल मिला के 42 ये हो गए कनिष्ठ सहायक ये वाले। आप आगे बढ़ते हैं। इनकी भी वेतन जो है वो उसी प्रकार से जैसे ऊपर कनिष्ठ सहायकों को थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में आता है 10 और पद हैं, ये भी कनिष्ठ सहायक के हैं। यहाँ पर जो विभाग है वो है कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल, है ना। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल इससे संबंधित भी है। और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा इससे संबंधित भी यहाँ पर पद रिलीज किए गए हैं। टोटल मिलाकर ये 10 पोस्ट हैं। कितनी है? 10 पोस्ट टोटल यहाँ पर निकाली गई हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल। यहाँ पर भी ये जो कनिष्ठ सहायक का ही पद है। अलग अलग विभागों में कनिष्ठ सहायकों को बांट दिया गया है। आप इसमें प्रेफरेंस के आधार पर इसमें अपना चुनाव कर सकते हैं, उसके आधार पर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। कॉमन पेपर ही होना है। अलग अलग अर्हताएं इनमें, कनिष्ठ सहायकों में जो टाइपिंग की अर्हता है वो थोड़ी सी अलग है, बाकियों में जो टाइपिंग की अर्हता है वो थोड़ी सी अलग है ना। अलग अलग विभागों में कनिष्ठ सहायकों के कुल मिला के 10 पोस्ट ये भी दे दिए गए हैं। इसमें जो डिवीजन है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसमें जो वेतन होगा वो जैसा कनिष्ठ सहायकों में है, सबका एक समान वेतन ही रहेगा, ये आपको याद रखना है। अर्हता और अधिमानी अर्हता भी वैसे ही है। उसके बाद में ये 6 पोस्ट जो है वो यहाँ पर संबंधित है कारागार प्रशासन से संबंधित, ये भी एक विभाग है। इसमें 6 पोस्ट, अलग अलग पोस्ट हैं अलग अलग विभागों के लिए, लेकिन पोस्ट का नाम कनिष्ठ सहायक ही है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा
वो आएगा ये फिर से कनिष्ठ सहायक। यहाँ पर जो रिक्तियां हैं ये किसकी हैं, ये शहरी विकास विभाग है ना। तो विभागों के आधार पर अलग अलग तरीके से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर 5 जो है वो टोटल पोस्ट की संख्या जो है वो 5 है ना। मतलब आपको कनिष्ठ सहायक के लिए जब आप अप्लाई करेंगे ना, तो आपको विभागों में आपको बांट दिया जाएगा। जो सिलेक्टेड लोग होंगे उनको अलग अलग विभाग जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। अलग-अलग विभाग दिए जाएँगे, हो सकता है आपसे प्रेफ़रेंस भी यहाँ पर पूछ ली जाए, ठीक है? अब इसके बाद में कनिष्ठ सहायक जो हैं ये विज्ञानशाला के हैं, सब कुछ यहाँ पर सेम है। यहाँ पर टोटल संख्या जो है वो 3 है। और 2 पद जो हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के भी 2 पद यहाँ पर कनिष्ठ सहायक के दे दिए गए हैं, ठीक है? जूनियर असिस्टेंट के 2 पद यहाँ पर भी दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो नंबर आता है वो कनिष्ठ सहायक और डेटा एंट्री ऑपरेटर दोनों मिला करके 232 पोस्टों पर ये एक और विज्ञप्ति। और यहाँ पर जो है वो प्रारंभिक शिक्षा कुमाऊं मंडल में प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित ये जूनियर असिस्टेंट के पद रिलीज किए गए। इसके अलावा ये प्रारंभिक शिक्षा गढ़वाल मंडल के लिए भी पद यहाँ पर रिलीज किए गए। तो कुमाऊं मंडल के लिए भी हैं और गढ़वाल मंडल के लिए भी हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये मुख्य नगर ग्राम नियोजन विभाग से भी ये संबंधित है ना। तो 3 प्रकार से। और इसमें जो संख्या है वो कितनी है, यहाँ पर ये जो संख्या है ये 232 यहाँ पर ये संख्या है, ठीक है। कनिष्ठ सहायक, तो कनिष्ठ सहायक ही सबसे ज्यादा पोस्ट रिलीज किए गए हैं। और भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, अलग अलग विभागों के आधार पर इनका बंटवारा किया गया है, ठीक है। एकदम डिटेल में आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक पॉइंट। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको कमेंट्स ग्रुप में मिल जाएगा, हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। आप वहां से इसको और डिटेल में अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है स्वागती। अब स्वागती जो है इसके 5 पोस्ट रिलीज किए गए हैं ना। 5 पोस्ट में ये स्वागती जो है वो राज्य संपत्ति विभाग के लिए स्वागती का पोस्ट है। 5 पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। आप इसमें वेतन अगर देखना चाहें तो 21,700 से लेकर के 69,100 रुपए तक का इसमें वेतन आपको लेवल 3 का वेतन यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। लेवल 3 का वेतन आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और इसमें भी एज वही है, 18 से 42 सबकी एज है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कनिष्ठ सहायक से संबंधित जो 3 पद हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, महाधिवक्ता और माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में भी यहाँ पर कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट वो भी इसी में इंक्लूड हैं। इसके अलावा जो मेट के पद हैं वो यहाँ पर 268 हैं। और इसमें मेट सिंचाई विभाग से संबंधित जो पद हैं 268 यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। इनकी अगर अर्हता देखें तो वही इंटर पास है और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या समकक्ष इससे संबंधित आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट हो या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, आप इसमें उसके आधार पर अपना एप्लीकेशन कर सकते हैं। कार्य पर्यवेक्षक के यहाँ पर 6 पद हैं। ये किस विभाग में है, ये सिंचाई विभाग से संबंधित कार्य पर्यवेक्षक के भी पद हैं, वो भी आप देख सकते हैं। उनके बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। इसकी जो सैलरी है वो 19,900 से लेकर 63,200। आवास निरीक्षक के 1 पद है यहाँ पर। इसके अलावा ये सारे पद हैं जो कि यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, ठीक है। तो लिखित परीक्षा यहाँ पर होगी और जो लिखित परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी। पेपर के पैटर्न पर डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर जो लिखित परीक्षा है वो 100 अंकों पर होगी, है ना। सबसे पहला पॉइंट 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप का ये पेपर होगा, है ना। और पहला जो ये जो एग्जाम है वो सबके लिए कॉमन ही है। बाकी जो टंकण परीक्षा है वो आपकी पोस्ट पर डिपेंड करता है। टंकण परीक्षा आपकी पोस्ट पर डिपेंड करेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। और इसके बाद में ओएमआर बेस्ड होगा, मतलब ये ऑफलाइन पेपर है, ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम ये नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो 4 विकल्प यहाँ पर दिए जाएंगे, ये भी यहाँ पर एकदम साफ मेंशन्ड है। 4 विकल्प यहाँ पर दिए जाएंगे और 4 विकल्पों में आपको एक को चुनना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है ओएमआर सीट में व्हाइटनर का उपयोग बिल्कुल वो जो ओएमआर के जो गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी होगी, है ना। अधिमान यहाँ पर जो है वो प्राप्त अंकों में के आधार पर श्रेष्ठता सूची मतलब जो सबसे ज्यादा जो नंबर है उनसे लेकर के नीचे तक के लोगों को यहाँ पर चुना जाएगा, जो कि मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनके आधार पर उनका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। आयु की जो गणना है वो यहाँ पर याद रखिएगा 1 जुलाई 2024 तक। अगर आप 42 साल या उससे कम हैं तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ये पत्र है जिसके माध्यम से ये आवेदन यहाँ पर स्वीकार किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी जो राष्ट्रीयता है। राष्ट्रीयता तो भाई भारत के नागरिक हो या फिर तिब्बती शरणार्थियों को भी यहाँ पर अलाउ किया गया है। और भारतीय उद्भव के कुछ ऐसे व्यक्ति जो कि स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार या किसी अफ्रीकी देश, केन्या, युगांडा, रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से प्रवर्जन इन्होंने किया हो तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना है। नागरिकता जो है वो भारत के अलावा कुछ और भी नागरिकता यहाँ पर आपकी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही।
अब देखिए, अब ये शारीरिक जो स्वास्थ्यता है, इसके बारे में अगर देखें तो शारीरिक स्वास्थ्यता, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। आरक्षण के जो मुद्दे हैं, जिस प्रकार से गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, उसके आधार पर आरक्षण भी इसमें भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या-क्या दिया हुआ है, सारी चीज़ें देख लेते हैं एक के बाद एक। और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? वो यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण के बारे में चीज़ें हैं, और जो हमारा पेपर का पैटर्न है ना, वो एक सबसे ज़्यादा प्रमुख है और जिसके बारे में बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं। अब आपको ये बता दें कि इसका ऑनलाइन प्रोसेस जो क्या है एप्लीकेशन का, सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा पर्सनल डिटेल के साथ में, फिर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करनी है, उसके बाद में आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, फिर आपको पेमेंट पे करना होगा, उसके बाद में आप प्रिंट एप्लीकेशन को प्रिंट करेंगे, जिसके माध्यम से आपका एप्लीकेशन कंप्लीटेड वाला जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने पास प्रिंट करके जरूर रखिएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक, ठीक है? अब देखिए, अब यहाँ पर जो शुल्क है वो कितना है, तो अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 300 रुपए आपको देना होगा, अनारक्षित या फिर ओबीसी वर्ग के लिए आपको 300 रुपए देना होगा। उसके अलावा ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 150 रुपए देना होगा, और दिव्यांग है अगर आप, तब भी आप 150 रुपए देंगे। लेकिन अगर आप और ऑर्फन हैं, अगर आप अनाथ हैं, तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा पेपर पैटर्न से संबंधित। पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, वो चीजें भी देख लेते हैं। उसके बाद में हम लोग इसकी तैयारी से संबंधित भी बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर जो सामान्य हिंदी से शुरुआत होगी, ठीक है? सामान्य हिंदी से शुरुआत होगी। सामान्य हिंदी में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? सामान्य हिंदी जो है वो 20 नंबर की यहाँ पर पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी यहाँ पर 20 नंबर की पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी में जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। भाषा के प्रकार जो है, भाषा का विकास हो गया, कार्यालयी भाषा हो गई, हिंदी की बोलियां हो गई, उत्तराखंड की प्रमुख बोलियां हो गई, है ना? तो उत्तराखंड की भाषा से संबंधित भी, उनकी बोलियों से संबंधित भी यहाँ पर प्रश्न आपको पढ़ने होंगे। देवनागरी लिपि का विकास के बारे में भी आपको पढ़ना होगा कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। ये जो भाषा का क्रमिक विकास होता है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, है ना? और हिंदी की वर्तनी स्पेलिंग से संबंधित जो प्रश्न है वो भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। विशेषण, शुद्ध अशुद्ध, विराम चिन्ह, अंक, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी, है ना? शब्द की संरचना किस प्रकार से है, जैसे वर्ण है, अक्षर है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, इस तरह से मिलाकर के 20 क्वेश्चन आपको हिंदी विषय से पूछे जाएंगे। ये सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, मतलब पूरा यहाँ पर क्या है, पूरा ग्रामर यहाँ पर इंक्लूडेड है। उसके साथ में भाषा का विकास भी आपको पढ़ना है, और उत्तराखंड की जो बोलियां हैं उनके बारे में भी आपको हिंदी विषय में पढ़ना होगा, ठीक है? अब देखिए, यहाँ पर जो सारा चीजें होंगी वो किस पर बेस्ड हैं, सब कुछ यहाँ पर एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है? 12th तक की एनसीईआरटी की परीक्षा के अनुसार ही सारी चीजें होंगी, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो आपको परेशान नहीं होना है। और यहाँ पर देखिए, कबीरदास जी, थोड़ा सा साहित्य का, गद्य और पद का भी पार्ट है यहाँ पर। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी है। थोड़ा सा साहित्य भी रहेगा, और थोड़ा सा इन कवियों के बारे में भी आपको, और इन लेखकों के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, ठीक है? इन कवियों के बारे में और इन लेखकों के बारे में आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में जो अगला अंग आता है वो आता है रीजनिंग का, और रीजनिंग यहाँ पर 40 नंबर की पूछी जाएगी। रीजनिंग यहाँ पर 40 नंबर की पूछी जाएगी। 40 नंबर में क्या क्या रहने वाला है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपका दर्पण वाले क्वेश्चन है, श्रृंखला वाले क्वेश्चन है, सादृश्यता वाले क्वेश्चन है ना, वर्गीकरण वाले क्वेश्चन है, कागज मोड़ने, कागज काटने वाले क्वेश्चन है, आकृति निर्माण के क्वेश्चन है, आकृतियों की गिनती वाले क्वेश्चन है ना, उसके बाद में आकृतियों की पूर्ति वाले, ये कुछ है जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण है ना। ये क्या है, ये अशाब्दिक मानसिक योग्यता परीक्षण है। नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। उसके बाद में अगर देखें तो शाब्दिक, अगर देखें वर्बल वाले में देखें तो वर्बल में क्या क्या आ जाएगा, वर्बल में आपके वरमाला का परीक्षण है ना। उसके बाद में जो सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, बैठक वाले क्वेश्चन होते हैं, चक्रव्यूह वाले क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। कैलेंडर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न्याय निगमन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये कंप्लीट डिटेल है और कंप्लीट सिलेबस है, जो कि आपको ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। उसके बाद में अगला जो नंबर आता है वो आता है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको इसमें आना ही होता है, क्योंकि आपने देखा है कि शुरुआत से ही लेकर के हम लोग चले आ रहे हैं, तो एमएस ऑफिस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था हर एक पोस्ट के लिए, है ना। तो उससे संबंधित कंप्यूटर से भी आपको बेसिक उसकी जानकारी होगी, और वो जानकारी भी यहाँ पर पूछी जाएगी, है ना। यहाँ पर ये जानकारी भी कंप्यूटर से संबंधित पूछी जाएगी, ये आपको याद रखना है। यूनिट 1 में बेसिक ऑफ कंप्यूटर है, यूनिट 2 में जो कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम के वो हैं, यूनिट 3 में जो है वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस हैं, स्प्रेडशीट है ना। उसके बाद में वर्किंग, इंटरनेट पे वर्किंग कैसी होती है, साइबर सिक्योरिटी में वर्किंग कैसी होती है। तो इसके लिए आप कंप्यूटर की तैयारी जो है वो हमारे साथ में कर सकते हैं, और हम आपको गाइड करेंगे कंप्यूटर विषय से रिलेटेड। एक कंप्लीट एक डेडिकेटेड कोर्स रहेगा जो कि कंप्यूटर में आपको गाइड करेगा, उसके साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आपको गाइड करेगा। शिक्षा टाउन पे अगर आप बने रहेंगे
रहेंगे तो निश्चित ही आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में अगला नंबर आता है इतिहास, जो हमारा जीएस वाला पार्ट है। इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इतिहास में सबसे पहले जो प्राचीन इतिहास है वो यहाँ पर है। बहुत बड़ा ये सिलेबस है, पोस्ट तो जूनियर असिस्टेंट का है, लेकिन यहाँ पर सिलेबस जो है वो आईएएस पीसीएस का दे दिया गया है। तो आपका प्राचीन इतिहास पूछा जाएगा, प्राचीन इतिहास के बाद में मध्यकालीन इतिहास पूछा जाएगा, कंप्लीट मध्यकालीन इतिहास यहाँ पर है ना, मतलब गुलाम से शुरू करेंगे, खिलजी तक जाएंगे, मुगल भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, है ना, सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आधुनिक काल, यूरोपियों का भारत में आगमन जो है वो भी यहाँ पर पूछा जाएगा, है ना। आधुनिक काल, ब्रिटिश इंडिया भी यहाँ पर पूछा जाएगा, ब्रिटिश शासन के बारे में पूछा जाएगा, और भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में भी पूछा जाएगा, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के बारे में पूछा जाएगा, विश्व युद्ध और कुछ यहां पर राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में भी आपसे जानकारी अपेक्षित होगी, ये इतिहास का पॉइंट है ना। उसके बाद में आता है भारत सरकार अधिनियम, विश्व का इतिहास, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि थोड़ा सा आपको नॉलेज इसके बारे में होना चाहिए। अब भूगोल की अगर आप भूगोल विषय में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूरी पूछी जाएगी, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में भारत का भी भूगोल इसमें पूरा कंप्लीट पूछा जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के साथ में भारत का भूगोल भी पूछा जाएगा। उसके बाद में राजनीतिक पॉलिटी में क्या पूछा जाएगा, तो पॉलिटी में आपका राष्ट्रीय आंदोलन भी पूछा जा रहा है ना। राष्ट्रीय आंदोलन भी भारत में जो है छापाखान और ये सारी जो ब्रिटिश काल में जो विकास होता है उसको यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। कुछ आंदोलनों को भी यहां पर इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा कुछ आंदोलनों के बाद में भारत के विभाजन से संबंधित, गांधीवाद से संबंधित प्रश्न और गांधी जी के सामाजिक विचारों से संबंधित भी प्रश्न यहां पर पूछे जाएंगे। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था जो इंडियन पॉलिटी का भाग है, जो संविधान का भाग है, वो भी यहां पर पूछा जाएगा। कंप्लीट डिटेल्ड इंडियन पॉलिटी का भाग भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है मौलिक अधिकारों की अवधारणा, मतलब सारी चीजें जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा यहाँ पर इंक्लूडेड है पॉलिटी विषय से संबंधित। ठीक है, नागरिकता भी है, हर एक पॉइंट यहाँ पर पूरा डिटेल में पॉलिटी है, इंटरनेशनल लेवल तक ये पॉलिटी पूरी पूछी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में बेसिक चीजें हैं और यहाँ पर अर्थशास्त्र में जो बेसिक डेफिनेशंस होती हैं वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा जो करंट से रिलेटेड चीजें हैं वो भी यहाँ पर पूछी जाती हैं, जो करंट की योजनाएं चला करती हैं वो सारी चीजें यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद में आता है करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर आता है राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्य जो करंट अफेयर है, मतलब उत्तराखंड का भी पूछा जाएगा, भारत का भी पूछा जाएगा और इंटरनेशनल करंट अफेयर भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्कशन रहा सिलेबस का। इसके बाद में उत्तराखंड से संबंधित जो जानकारी है उनको भी यहाँ पर प्रतिदर्शित किया है, आप इन्हें भी देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन का ये है, जिसमें हम लोगों ने सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लिया, एक एक पॉइंट यहाँ पर अपने देख लिया। जीएस में हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और उसके साथ में जो उत्तराखंड का जीके है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, ये सारी चीजें देख ली, सब कुछ यहाँ पर पूछा जाएगा। सारे मतलब एक जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड सिलेबस दे दिया गया है ना। रीजनिंग से भी क्वेश्चन रिलेटेड है, हिंदी के भी क्वेश्चन यहाँ पर रिलेटेड है ना, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पर पूछी जाएंगी। उत्तराखंड जीके भी एक अच्छे लेवल का यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये कंप्लीट एक नोटिफिकेशन रहा जिसके माध्यम से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मेट है, ये जो तरीका है, ये पैटर्न है, इसकी तैयारी कैसे होगी, किस प्रकार से हम लोग इसमें आगे तैयारी करेंगे, वो सारी चीजें आपको शिक्षा टाउन पर बताई जाएंगी। आप उसके लिए बैच में एनरोल हो जाइएगा और उसके साथ में जो बैच है वो आपका जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा, आप उसकी तैयारी में लग जाइए। और ये जो वीडियो है ना, ये इस वीडियो को आप जरूर सेव कर लीजिए, ये जो पीडीएफ है आप इसको सेव कर लीजिएगा। सिलेबस के आधार पर आप तैयारी करिएगा, उसके आधार पर जो भी चीजें होंगी, जो भी प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत आपको होगी वो आपको शिक्षा टाउन के साथ में दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए शिक्षा टाउन पर और अपनी तैयारी को एक सही दिशा में आगे बढ़ाते रहिए। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।